हेलो फ्रेंड्स, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इग्नू के बैचलर डिग्री प्रोग्राम के सब्जेक्ट EHI 04 का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मुगल साम्राज्य का विकास अर्थात इकाई 5 के इन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनैतिक स्थिति, साथ ही भारत में मुगल शासन की स्थापना, ये दोनों टॉपिक्स एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स में भी इससे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे के एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप इग्नू एग्ज़ाम की तैयारी यूट्यूब से करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाले इग्नू रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर को देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं बाबर के आक्रमण के समय, या उसी को ऐसे भी पूछा जाता है कि पूर्व संध्या पर भारत की राजनीतिक स्थिति। ठीक है, तुगलक शासन के पतन के बाद राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। सैयद और लोदी शासक दोनों ही विनाशक शक्तियों का सामना करने में असफल रहे। ठीक है, आपको पता है कि तुगलक शासक जो था वहाँ तक ठीक था, लेकिन जैसे ही सैयद वंश का शासन आया या लोदी वंश का शासन आया तो दोनों ही अपने विनाशक शक्तियों का सामना करने में असफल रहा। उत्तर पश्चिमी प्रांत में व्याप्त राजनीतिक और अराजकता ने केंद्र को कमजोर किया। गुजरात, मालवा एवं मेवाड़ मध्य भारत के जो 3 महत्वपूर्ण राज्य थे, उनमें से मेवाड़ राज्य राणा सांगा के नेतृत्व में सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य था। तो ये नाम महत्वपूर्ण है, राणा सांगा, जो मेवाड़ के राजा थे। ठीक है, मालवा के शासकों पर निरंतर लोदी, मेवाड़ और गुजरात के शासकों का दबाव था, क्योंकि यह एक उपजाऊ क्षेत्र, साथ ही हाथियों की आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। साथ ही इस क्षेत्र से होकर ही गुजरात के बंदरगाहों को महत्वपूर्ण मार्ग गुजरता था। ठीक है, अर्थात बंदरगाह तक जाने का भी यही एक महत्वपूर्ण मार्ग था। तो इस तरह से क्या कहा जा सकता है कि ये जो मालवा था ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ठीक है, ये लोदी शासक थे, ये भी अपना दखल करना चाहते थे। मेवाड़ के जो शासक थे राणा सांगा, वो भी चाहते थे कि इस पर मेरा कब्जा हो। ठीक है, यह क्षेत्र लोदी शासकों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इसके अतिरिक्त गुजरात और मेवाड़ के शासकों के लिए भी लोदी शासकों के विरुद्ध मध्यवर्ती राज्य का कार्य कर सकता था। ठीक है, अगर इस राज्य पर कब्जा कर लिया जाए तो लोदी राजाओं को रोका जा सकता था। ठीक है, ऐसा मेवाड़ और गुजरात के सम्राट लोग, शासक लोग ऐसा सोचते थे। ठीक है, तो इस तरह से मालवा बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। मालवा का सुल्तान एक अक्षम शासक था। ठीक है, मतलब योग्य नहीं था। ठीक है, लेकिन उसका जो प्रधानमंत्री मेदिनी राय, वो सशक्त और सक्षम थे, लेकिन उसे भी दिक्कत हो गया, क्योंकि आंतरिक कलह के कारण राज्य की एकता को बनाए रखना उसके लिए भी काफ़ी मुश्किल था। मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने मालवा एवं गुजरात पर अपने प्रभाव को बढ़ाने में सफलता प्राप्त कर ली। 15वीं सदी के अंत तक यह क्षेत्र राणा सांगा के अधीन आ गया। दक्षिण में विजयनगर और बहमनी 2 शक्तिशाली राज्य थे। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जिस समय बाबर भारत पर आक्रमण करता या हमला करता तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं। तो दक्षिण में भी हम लोग क्या देख लिए कि विजयनगर और बहमनी 2 शक्तिशाली राज्य थे, और मध्य में इन 3 राज्यों का हम लोगों ने चर्चा किया, एक मालवा, एक मेवाड़ और एक गुजरात। ठीक है, बंगाल पर अब देख लेते हैं। ठीक है, तो बंगाल पर नुरसत शाह का शासन था। ये नाम भी महत्वपूर्ण होने वाला है, ये भी आगे कई युद्धों में बाबर का टक्कर दिया है। ठीक है, तो नुरसत शाह बंगाल का शासक था। इब्राहिम लोदी के शासन के अंतिम वर्षों में कुछ अफगान सरदारों ने सुल्तान मोहम्मद शाह के नेतृत्व में अलग जौनपुर राज्य की स्थापना करने में भी सफलता प्राप्त की। तो ये जो मोहम्मद शाह है, इनका भी नेतृत्व काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये कुछ एक नाम है जो अगर आप याद रख पाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाबर के आक्रमण के पूर्व की राजनीतिक स्थिति पर बाबरनामा स्रोत से कहा गया है। ठीक है, बाबरनामा आप जानते हैं,
ये क्या है, बाबर का ही जीवनी है, ठीक है, लिखा गया है, बाबर के द्वारा ही लिखा गया है। तो उसमें कहा गया है कि उस समय भारत में हिंदू महासंघ था, जो राजपूतों का संघ था और जिसका नेतृत्व राणा सांगा के हाथों में था। हाँ, लेकिन इस पर इतिहासकारों में मतभेद है, अतः इस प्रसंग को हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे। यह काल केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने और ह्रास के साथ क्षेत्रीय राज्यों के उदय का काल था, ठीक है। अर्थात क्या हुआ, केंद्रीय सत्ता कमजोर हुआ, इस कारण जो छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य है उसका उदय भी हुआ। इसी में राणा सांगा जो थे वो एक शक्तिशाली राजपूत संगठनकर्ता के रूप में उभरा था। तो इसी प्रकार बाबर के आक्रमण के पूर्व की भारतीय राजनीतिक स्थिति थी। अब हम लोग देख लेते हैं मध्य एशिया और बाबर, ठीक है। बाबर ट्रांसऑक्सियाना की एक मामूली रियासत फरगना का शासक था, ठीक है, वहीं का एक रियासत है फरगना, वहाँ का शासक था। किंतु बाबर को यह सत्ता भी छोड़ना पड़ा। आगे बाबर मध्य एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए समरकंद पर 2 बार अधिकार करने में सफलता भी प्राप्त की, लेकिन वह लंबे समय तक अधिकार बनाए रखने में असफल हुआ। अंततः बाबर सिर्फ काबुल का ही शासक बना रहा, ठीक है। तो ये जो ट्रांसऑक्सियाना के बारे में डिटेल चर्चा इकाई 1 में किया गया है, उन टॉपिक्स को भी आप इस प्रश्न में डाल सकते हैं, ठीक है, इसके आंसर में डाल सकते हैं। तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप इकाई 1 का उन वीडियोस को जरूर देख लें, ठीक है। इस प्रकार बाबर के लिए मध्य एशिया का द्वार लगभग बंद ही हो गया था, ठीक है। अर्थात क्या हुआ था, क्या देखें हम लोग कि जहाँ का भी वो शासक बन रहा था तो फिर वहाँ का सत्ता भी उसे छोड़ना पड़ रहा था, नहीं, और अंततः वो सिर्फ काबुल का ही शासक बना रहा था, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि मध्य एशिया का जो द्वार था वो लगभग उसके लिए बंद हो गया। इस स्थिति को देखते हुए बाबर भारत में साम्राज्य स्थापित करने के बारे में सोचा, ठीक है। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की अस्थिर राजनीतिक स्थिति ने भी बाबर को लोदी साम्राज्य में राजनीतिक असंतोष तथा अराजकता का विश्वास दिलाया, ठीक है। आप जानते हैं कि ये जो सिकंदर लोदी है ये क्या थे, महत्वपूर्ण शासक थे, ठीक है, एक शक्तिशाली शासक थे। लेकिन जैसे ही उसका बेटा इब्राहिम लोदी बना तो बहुत सारे बगावती तत्व सामने आए, ठीक है। इब्राहिम लोदी का भाई भी क्या किया, इससे विद्रोह कर दिया था, ठीक है। तो भारत में जो स्थिति थी तो राजनीतिक असंतोष तथा अराजकता की स्थिति थी। तो यह स्थिति भी बाबर को भी विश्वास दिलाया कि भारत पर आक्रमण किया जा सकता है, ठीक है। साथ ही राणा सांगा तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी द्वारा भी बाबर को दिए गए निमंत्रण ने इसकी लालसाओं को और बढ़ाया, ठीक है। इन्होंने बाबर को निमंत्रण दिया कि आप आइए और लोदी वंश के साथ लड़ाई कीजिए, ठीक है। तो इस बात से उसका जो लालसा था वो और बढ़ा, ठीक है। साथ ही तैमूर की संपत्ति पर पैतृक अधिकार ने भी उनके आक्रमण की पृष्ठभूमि तैयार की, ठीक है। तो पहले भी क्या था कि तैमूर लंग जो थे उन्होंने भी क्या था, भारत पर आक्रमण किया था और कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। और ये तैमूर जो थे वो बाबर के ही वंशधर थे। तो तैमूर को यहाँ भी लगा कि यहाँ पर भी मेरा क्या है, पैतृक अधिकार है, तो भी हमें आक्रमण करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बाबर के लिए क्या है, एक अनुकूल पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी भारत पर, ठीक है। तो क्या किया बाबर ने, 1519 में भीरा पर अधिकार करने के बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी से पश्चिम पंजाब की मांग की, जो कभी उसके चाचा के अधिकार में था, ठीक है। इस प्रकार बाबर के पास भारत आक्रमण के कारण और अवसर दोनों थे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि भारत में मुगल शासन की स्थापना किस प्रकार से हुआ, ठीक है। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर भारत पर अपने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो इस तरह से 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है, इस युद्ध के बाद, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद, ठीक है। इस युद्ध में बाबर ने
बहुत कम समय में ही विजय प्राप्त कर ली थी। ये लड़ाई युद्ध कला में बाबर की निपुणता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, मतलब अर्थात बाबर किस तरह से निपुण थे इसको दिखाया इस युद्ध में। संख्या में कम होने के बावजूद उसका संगठन उच्च कोटि का था। बाबर ने इस युद्ध में तोप से गोले बरसाए। ठीक है, ये भारत में पहली बार था जब युद्धों में तोप खाने का प्रयोग किया जा रहा था। इससे संपूर्ण अफगान सेना तुरंत निष्क्रिय हो गई। ठीक है, काहे कि इससे पहले के युद्ध में उन्होंने तोपों से कभी सामना नहीं किया था। ठीक है, बाबर के अनुसार इब्राहिम लोदी समेत अफगान सेना के 20,000 सैनिक मारे गए। बाबर ने तोपखाने के प्रयोग के साथ साथ इसमें सर्वोच्च युद्ध नीति और घोड़े पर सवार धनुर्धारियों ने भी मदद की। ठीक है, और इस युद्ध को जीतने में निर्णायक भूमिका अदा की। बाबर तथा राजपूत राज्य। बाबर और राणा सांगा के बीच इब्राहिम लोदी के विरुद्ध समझौता हुआ था, जिससे राणा सांगा पीछे हट गया था। ठीक है, राणा को आशा थी कि बाबर काबुल वापस लौट जाएगा। ठीक है, और ऐसी स्थिति में राणा सांगा को पूरे राजपूताना पर प्रभुत्व स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा लगा था राणा सांगा को, इसीलिए उन्होंने बाबर को निमंत्रण दिया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, बाबर के ठहर जाने के निर्णय से राणा सांगा की अभिलाषाओं पर पानी फिर गया। ठीक है, उन्हें गहरा आघात लगा। ठीक है, और ऐसी स्थिति में युद्ध होना तो परिहार्य है। ठीक है, बाबर भी इस तथ्य से भलीभांति परिचित था कि उसके लिए अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना तब तक असंभव होगा जब तक वो राणा की शक्ति को नष्ट नहीं कर देता। ठीक है, इस कारण दोनों के मध्य 1527 ईस्वी में जो युद्ध हुआ खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में बाबर ने अपने तोप खाने का सफल प्रयोग किया। राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गया। राजपूतों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, बाबर की अनुशासनबद्ध सेना, गतिशील घुड़सवार एवं तोपखाने ने युद्ध में विजेता होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है, यद्यपि मेवाड़ के राजपूतों को खानवा के युद्ध में भारी आघात पहुंचा था, किंतु मालवा में मेदिनी राय अभी भी निश्चित रूप से शक्तिशाली था। ठीक है, तो उस समय जो मालवा के मेदिनी राय थे वो तब भी क्या था, शक्तिशाली था। अब क्या होना है कि बाबर और मेदिनी राय के बीच में फिर से युद्ध होना है। ठीक है, 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को भी हराया। ठीक है, मेदिनी राय की पराजय के साथ ही राजपूताना पर विद्रोही ताकत पूर्णतः समाप्त हो गई। लेकिन अभी भी बाबर को अफगान समस्या का सामना करना शेष था। ठीक है, अब देख लेते हैं बाबर तथा अफगान सरदार। ठीक है, यद्यपि अफगानों को दिल्ली का समर्पण करना पड़ा, फिर भी वह बिहार और जौनपुर के क्षेत्र में काफ़ी शक्तिशाली थे। ठीक है, बंगाल का शासक नुरसत शाह बाह्य तौर पर तो बाबर के साथ मित्रता का दावा कर रहे थे, लेकिन गुप्त रूप से उन्होंने बाबर के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण उपायों को अपनाया। इस कारण बाबर और अफगान सेनाओं के बीच 1529 ईस्वी में युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें बाबर नुरसत शाह की सेना पर विजय प्राप्त की। ठीक है, इससे अफगान नुरसत गठबंधन जो था वो टूट गया। हाँ, और नुरसत शाह को उन अफगानों का समर्पण करना पड़ा जिन्होंने उसके राज्य में शरण ले ली थी। इस घटना से अफगानों का मनोबल टूट गया। ठीक है, अगर देखा जाए तो 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 की लड़ाई में उन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया। 1528 के युद्ध में उन्होंने मेदिनी राय को हराया चंदेरी के युद्ध में, और 1529 ईस्वी में उन्होंने अफगानों को हराया। ठीक है,
अर्थात लगातार 4 वर्षों में 4 युद्ध उन्होंने जीते। इस प्रकार बाबर ने 4 वर्षों के अंदर समस्त विरोधी शक्तियों को कुचलने में सफलता प्राप्त की और अब स्वयं को दिल्ली में सुदृढ़ करने की योजना बना सकता था, परंतु उसको शासन करने का उचित अवसर प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अर्थात 1526, 27, 28, 29 4 वर्ष में 4 बड़े युद्धों का सामना किया और 1530 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अर्थात उन्हें शासन करने का उचित अवसर नहीं मिल सका, लेकिन बाबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे। हुमायूं का टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।